एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। वेलकम टू अ क्लास ऑफ साइंस और हम कर रहे हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अब तक हमने हेरिडिटी को समझ लिया है, कुछ हिस्सा हमने एवोल्यूशन की भी बात कर ली है। माइक्रो एवोल्यूशन, स्पीसिएशन कैसी हुई, कैसे नई स्पीशीज अराइज होती है। अब ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद, जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने के बाद, जियोग्राफिकल आइसोलेशन के बारे में बात करने के बाद, नेचुरल सिलेक्शन के बाद हम देखते हैं कि किस तरह एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन आपस में रिलेटेड है। अब क्लासिफिकेशन यानी कि ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट क्लासेस में डालना, क्लासेस में ऑर्गेनाइज करना। अब जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक क्लास असाइन करेंगे कि भाई ये इस क्लास को बिलोंग करता है या इस ग्रुप को बिलोंग करता है, ये हम करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो कोई भी फिजिकल फीचर या कोई भी फंक्शनल एस्पेक्ट, फिजियोलॉजिकल फीचर देखने के बाद हम किसी एनिमल को किसी एक ग्रुप में या किसी एक क्लास में ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे वहाँ रखते हैं, राइट। तो एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं आपस में। तो इसी बात को पढ़ते हैं हम अब इस पैराग्राफ में। एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स, जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और नेचुरल सिलेक्शन, इन सब प्रिंसिपल्स के हिसाब से वी कैन वर्क आउट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑफ द स्पीशीज। कैसे एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज अराइज हुई, जैसा हमने देखा था, ठीक है, कि सब पॉपुलेशंस बनती हैं, फिर इवेंचुअली ओवर द सेंचुरीज, ओवर द जनरेशंस जो हैं, चेंजेस आ जाते हैं और एक नई स्पीशीज ऑर्गेनाइज हो जाती है गिवन पॉपुलेशन में से। ऐसा ही पढ़ा था हमने। तो हम ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑफ स्पीशीज, जितनी भी स्पीशीज हम अपने आसपास देखते हैं, उन सब में कभी ना कभी कुछ कॉमन कैरेक्टर्स रहे होंगे, राइट। So it is a sort of going backwards in time. We can do this by identifying hierarchies of characteristics between species. Species के बीच में क्या hierarchy है, कैसी उनकी organization है, simpler से कैसे complex forms organize हुई, वो सब depend करता है evolution का, और वो ही help करेगा हमें to classify the different organisms. Clear? In order to understand this process, let us think back to our discussion of classification of organisms in class 9th. Class 9th में जहाँ हमने classification of organisms पढ़ी थी, उससे कुछ related है आज का हमारा topic. Similarities among organisms will allow us to group them and then study the groups. Obviously, जब हमें कुछ characters same मिलते हैं, तो हम एक organism को जिन organisms के बीच में group characters same है, उन्हें एक group में डालते हैं, right? अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पर आपकी इसी पैराग्राफ में समझा रखा है व्हाट इज मेंट बाय कैरेक्टरिस्टिक। सो कैरेक्टरिस्टिक कोई भी अपीयरेंस हो सकती है, बिहेवियर हो सकता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन हो सकता है, जिसके हिसाब से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। जैसे अब फोटोसिंथेसिस एक कैरेक्टरिस्टिक है, हम ये कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से सब प्लांट्स को एनिमल से अलग करते हैं, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकता है, फिजिकल फीचर हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, और ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट चीज आती है सेल्स की। अब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कॉमन है, जैसे हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं सेल्स के। अब कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब सेल एक बेसिक कैरेक्टर हो गया और नंबर ऑफ सेल्स एक और डिफाइनिंग कैरेक्टर हो गया टू डिफरेंशिएट अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सही कह रही हूँ? अब अमीबा को और ह्यूमंस को हम एक ग्रुप में तो नहीं डालते, हम उन्हें एक स्पीशीज तो नहीं कहते। इसीलिए क्यों नहीं हम ऐसा करते? क्योंकि हम उस कैरेक्टर को देख रहे हैं, मल्टी सेलुलैरिटी को और यूनिसेलुलैरिटी को, ठीक। तो सेल्स जैसा कैरेक्टर जो एक बेसिक कैरेक्टर है सभी ऑर्गेनिजम्स के बाद, उसके अलावा भी हम काफ़ी कैरेक्टर्स को देखते हैं व्हेन वी आर क्लासिफाइंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो ये ही समझाया है आपके इस पैराग्राफ में आपके बुक के कि किस तरह से बॉडी डिज़ाइन, नंबर ऑफ सेल्स और किस तरह से डिफरेंट फंक्शंस हैं वो डिमार्क करते हैं एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से। अब ये सारी चीज़ पढ़ने का मतलब क्या है? इस चीज़ से, इस पैराग्राफ से या इस टॉपिक से हम ये पॉइंट समझेंगे कि किस तरह से एवोल्यूशन बेसिस बनाती है ऑफ क्लासिफिकेशन। एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज फॉर्म्स द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। हम एवोल्यूशन को समझकर
ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, या हम अदर वे राउंड भी करेंगे। क्लासिफिकेशन अगर हमें पता है तो हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं कि किस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है, राइट। सो द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स टू स्पीशीज विल हैव इन कॉमन, द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड। बिल्कुल सही बात है, जैसे हम बोलते हैं ह्यूमन बींग्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एप्स, तो ऑब्वियसली जिन ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स सेम होंगे, सिमिलैरिटी ज़्यादा शो करेंगे, हम उन्हें कॉमन एंसेस्ट्री से डिनोट करेंगे कि ये कॉमन एंसेस्टर से आए होंगे, राइट। सो एंड द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड, द मोर रिसेंटली दे विल हैव हैड अ कॉमन एंसेस्टर। जितना वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, उतना ही ज़्यादा रिसेंट और क्लोजली रिलेटेड उनकी एंसेस्ट्री है। इस बात को यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझाया है। अब आप अपने कज़न से उतने ज़्यादा सिमिलर नहीं होंगे जितने आप अपने रियल ब्रदर या रियल सिस्टर से, रियल सिबलिंग से जो है आप एसोसिएटेड होंगे, क्लोजली रिलेटेड होंगे। और एंसेस्ट्री जो है वो कॉमन वहाँ पर आएगी जहाँ पर हम सिबलिंग्स की बात कर रहे हैं रादर देन कज़न्स की बात करें, ठीक। सो एन एग्जाम्पल विल हेल्प। अ ब्रदर एंड अ सिस्टर आर क्लोजली रिलेटेड, दे हैव कॉमन ancestors in the first generation before them, namely their parents. A girl and a first cousin are also related, but less than the girl and her brother. तो ये एक एग्जाम्पल देके समझा रखा है, और पॉइंट यहाँ समझने वाला यही है, the more the characteristics of two species will have in common, the more closely they are related, and more closely they are related, then there are chances of having a common ancestor. ठीक, ऐसा ही होगा, एंसेस्ट्री कॉमन हो जाएगी। वी कैन दस बिल्ड अप स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पीशीज विद रीसेंट कॉमन एंसेस्टर्स। तो कॉमन कैरेक्टर्स देखकर हम एक स्पीशीज बनाएंगे, देन सुपर ग्रुप्स ऑफ दीज ग्रुप्स विद मोर डिस्टिंक्ट कॉमन एंसेस्टर्स एंड सो ऑन। तो हम जनरेशन वाइज अगर देखेंगे तो हम जो है इन्हें दूसरे ग्रुप से, कोई एक ग्रुप बनाया, उन्हें दूसरे ग्रुप से जो है हम लिंक करके देख सकते हैं। In theory, we can keep going backwards like this until we come to the notion of a single species at the very beginning of evolutionary time. और ऐसे करते करते हम वापस back in time चले जाएंगे, तो हमें ये सीखने को मिलता है evolution से कि actually सभी living organisms कहाँ से arise हुए? From the non-living ऑर्गेनिजम्स। अब नॉन लिविंग मटीरियल हो सकता है ये, तो जब इवेंचुअली हम जेबीएस हाल्डेन की थ्योरी पढ़ रहे थे तब हमने वहाँ भी डिस्कस किया था कि ऑल द लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग एलिमेंट्स, नॉन लिविंग मटीरियल्स दैट वर अवेलेबल ऑन द अर्थ इन द बिगिनिंग, और उनसे धीरे धीरे जो है लिविंग फॉर्म्स अराइज हुई, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए, फिर लिविंग फॉर्म्स आई, फिर लिविंग फॉर्म्स इवेंचुअली जो है इवॉल्व होती चली गई इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, और ऑब्वियसली इसमें एनवायरनमेंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। क्लियर? तो ये वहाँ भी हमने डिस्कस किया था, और यहाँ भी आप समझ गए कि किस तरह से क्लासिफिकेशन बैक इन टाइम हमें लेकर जाती है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में। और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझने के लिए हम किसी भी ग्रुप का अगर दूसरे ग्रुप से कंपैरिजन करें, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, तभी हम उसको समझ पाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो इसी बात को और क्लियरली आपको समझाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। अब कैसे हम ट्रेस करें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पीशीज़ जो ओरिजिनेट हुई है, जो इवॉल्व हुई है, वो किस तरह से अपने पहले वाली या प्रीसीडिंग स्पीशीज़ जो हैं, प्रीसीडिंग एवोल्यूशन कैसे हुआ है उनका, राइट। तो इसके लिए ना हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। आपकी बुक में जैसे एग्जाम्पल दे रखा है तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। व्हेन वी ट्राई टू फॉलो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, हाउ डू वी आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स एज कॉमन? कैसे देखें कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है लिम्ब्स का, ठीक। यहाँ पर क्या कहा है, एक एग्जाम्पल लिया गया है दैट मैमल्स हैव 4 limbs एज डू बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। सबके पास लिम्स हैं, और देखा ये गया कि इन सभी लिम्स का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, चाहे वो फ्रॉग का लिम्ब है, लिजर्ड का है, बर्ड का है या ह्यूमन का है। बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, अपर आर्म में बोन है, फिर 2 बोन्स जो हैं वो लोअर आर्म में हैं, फिर हमारे रिस्ट बोन्स आ गई, फिंगर बोन्स आ गई। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बोनी स्ट्रक्चर सेम है इन सब के अंदर। क्लियर? तो ये एक कैरेक्टर है। अब बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, पर क्या जो काम लिम्स हम ह्यूमंस में कर रहे हैं वही काम वो बर्ड्स में कर रहे हैं?
नहीं, हमें तो वॉकिंग में, ईटिंग में हेल्प करेंगे, वहाँ पर फ्लाइंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, राइट। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में लिम्स जिनका कि बेसिक स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शंस अलग हैं इन डिफरेंट ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। क्या कहेंगे इन्हें? होमोलोगस ऑर्गन्स। तो जब हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम होमोलोगस ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स यानी कि वो ऑर्गन्स जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है बट दे हैव बीन स्पेशलाइज्ड, बदल गए हैं एवोल्यूशन के दौरान टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन वेरियस वर्टिब्रेट्स। यहाँ पर अगर मैं लिम्स का एग्जाम्पल लूँ, सो लिम्स की बात अगर मैं कर रही हूँ तो द लिम्स in the vertebrates perform this different functions but their basic structure is the same and such organs are called as homologous organs, राइट। तो अब इसी एग्जाम्पल को आपकी बुक में से पढ़ लेते हैं। एज एन एग्जाम्पल, कंसिडर द फैक्ट दैट मैमल्स हैव 4 लिम्स एज डू बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ऑब्वियसली नंबर डिफरेंट हो जाता है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिम्स is similar though it has been modified to perform different functions in various vertebrates. Such a homologous characteristics helps to identify an evolutionary relationship between different species. तो हम जो है यहाँ से evolutionary relationships work out करते हैं कि reptiles आए, amphibians आए, birds आए और फिर आए mammals। इस तरह से हम evolutionary history को trace करते हैं with the help of by studying the homologous organs। अगेन आप याद रखेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। सो द ऑर्गन्स विच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गन्स। और इसके बिल्कुल उल्टा ऐसे भी कुछ ऑर्गन्स हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम हो या ना हो बट वो काम सेम करेंगे। ठीक, अब ध्यान से समझिए, बेसिक स्ट्रक्चर सेम नहीं है बट जो काम वो ऑर्गन्स कर रहे हैं वो सेम है। और यहाँ पर आपकी बुक में एग्जाम्पल लिया गया है विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ बर्ड। दोनों में फ्लाइंग का काम करते हैं, बैट में भी विंग्स फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, बर्ड में भी फ्लाइंग में हेल्प करते हैं बट देयर बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट सेम। हाउएवर, अब आप अपनी बुक का पैराग्राफ देखेंगे, however all similarities simply in organ shape are not necessarily because of common ancestry। ये नहीं मान लेंगे कि अगर स्ट्रक्चर सेम है तो इंसेस्टर्स कॉमन है। नो, what would we think about the wings of birds and bats? For example, birds and bats both have wings, but squirrels and lizards do not. So are birds and bats more closely related? हमें तो मालूम है कि bats जो हैं वो mammals हैं, birds जो हैं वो क्या हैं, aves हैं, birds अलग हैं। So they are not, are the birds and bats more closely related to each other than to squirrels or lizards? Before we jump to this conclusion, let us look at the wings of the birds and bat। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जो wings of bat हैं वो basically skin folds हैं। They are stretched mainly between elongated fingers, जो कि है उनकी स्किन फोल्ड्स हैं। बैट के अंदर स्किन फोल्ड्स हैं जो कि उनकी फिंगर्स तक स्ट्रेच हो गए हैं। बट अगर हम विंग्स में की बात करें बर्ड्स में, तो यहाँ पर डिज़ाइन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ विंग्स, बैट्स एंड बर्ड्स, एंटायरली जो है वो डिफरेंट हैं। बर्ड्स में फेदरी कवरिंग है ऑल अलोंग द आर्म, जबकि वहाँ पर स्ट्रेच्ड स्किन है। So the designs of 2 wings, their structure and components are thus very different. They look similar because they have a common use for flying, but their origins are not common. तो ऐसे organs कहलाते हैं analogous organs या एनालॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह देते हैं हम इन्हें, क्योंकि ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या वो ऑर्गन हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है बट इनका फंक्शन जो है वो सेम है। क्लियर? चलिए, तो आपको एनालॉगस और होमोलोगस जो है वो ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ईजी है। ईजी इसलिए क्योंकि ये वर्ड आपके लिए न्यू नहीं है, आपने पहले भी इस बारे में सुना हुआ है। फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या है? बहुत सारे जो बच्चे हैं आप में से उनको याद आ गया होगा, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज फॉसिल्स।
ठीक, तो अब फॉसिल्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन वी आर ट्रैकिंग डाउन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जब हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो फॉसिल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो फॉसिल्स generally when organisms die, their bodies decompose and are lost, but every once in a while the body or at least some parts may be in an environment that does not let it decompose completely. So if a dead insect gets caught in hot mud, it will not decompose quickly and the mud will eventually harden and retain the impression of the body parts of the insects. All such preserved traces of living organisms are called as fossils. तो इस पैराग्राफ में से आप fossils की definition ज़रूर याद करेंगे और आपकी बुक में कुछ जो है images दे रखी हैं of various kinds of fossils। और fossils हैं dead remains of plants and animals जो कि nature में destroy नहीं हुए हैं, rather they are intact and they help us to study evolution। हाउ डू वी नो हाउ ओल्ड द फॉसिल्स आर? इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट तरीका है कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप डेटिंग। क्या है? C14 रेडियो आइसोटोप, कार्बन का जो ये आइसोटोप है ये हेल्प करता है डेटिंग ऑफ द फॉसिल्स, राइट। तो इसका प्रोसीजर हम नहीं पढ़ेंगे, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट आपको याद रहना चाहिए कि फॉसिल्स को स्टडी करने के लिए, उनकी एज कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। और एक और मेथड है, वो क्या है? वो हमें पता चलेगा कि हम किस तरह से कंपोनेंट्स का, जब जहाँ कितना डीपर कोई फॉसिल ऑब्टेन्ड है वहाँ से उसकी एज पता चलेगी। अब ये कैसे? अब ऑब्वियस सी बात है, सपोज अगर लेयर्स ऑफ सॉइल में कोई फॉसिल हमें अपर लेयर्स में मिल रहा है, तो आप सोच के देखो वो रीसेंट होगा या वो पुराना होगा? ऑब्वियसली वो रीसेंट होगा, क्योंकि कम सॉइल है उसके ऊपर, बहुत रीसेंट वो जो है एम्बेड हुआ है इनटू द सॉइल लेयर्स। जितना आप डीपर जाते जाएंगे, जितना डीपर होगा कोई भी फॉसिल, वो उतना ही पुराना फॉसिल होगा। क्लियर? तो एक तरीका ये है, और एक है रेडियो आइसोटोप डेटिंग, जहाँ पर हम कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? C14 या कार्बन डेटिंग मेथड भी इसको कहते हैं। सो हाउ डू वी नो हाउ ओल्ड द फॉसिल्स आर? सो पहला तरीका है, इफ वी डिग इनटू द अर्थ एंड स्टार्ट फाइंडिंग फॉसिल्स, इट इज रीजनेबल टू सपोर्ट दैट फॉसिल्स वी फाइंड क्लोजर टू द सर्फेस are more recent than the fossils we find in deeper layers। जो deeper layers में मिलेंगे fossils वो पुराने हैं, जो upper layers में मिलेंगे वो हैं recent। इसके अलावा the second way of dating fossils is by detecting the ratios of different isotopes of the same element in the fossil material, कि कितनी ratios, कितनी percentages available हैं कार्बन 14 की, इस हिसाब से हम जो है fossils की age calculate करते हैं। इसी चीज़ को और बेटर एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक में ये पिक्चर दे रखी है, इसे भी देख लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विद 100 million years ago, some invertebrates in the seabed die and are buried in the sand. More sand accumulates and sandstone forms under pressure। ठीक है जी, ओशन बेड पर ये जो है, सी बेड जो पर, यहाँ पर ये मरीन जो है लाइफ, उसके फॉसिल्स बन गए। अब millions of years later, dinosaurs living in that area die and their bodies too are buried in mud. This mud is also compressed into rock और फिर उसके ऊपर early invertebrate fossils बन गए। Again millions of years later, the bodies of horse-like creatures dying in the area are fossilized in rocks and above these earlier rocks। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे टाइम जो है वो नया आ रहा है, ठीक है, रीसेंट टाइम आ रहा है, तो लेयर्स जो है वो बनने लग गई। अगेन मिलियंस ऑफ ईयर लेटर, द बॉडीज ऑफ हॉर्स लाइक क्रिएचर्स आर फॉसिलाइड अबव दीज रॉक लेयर्स। मच लेटर, बाय इरोजन ऑफ वाटर फ्लो, इट वियर्स द सम ऑफ द रॉक और एक्सप्लोज कर देता है हॉर्स के फॉसिल्स को। जैसे जैसे हम डीप जाते जाएंगे, विल फाइंड ओल्डर एंड ओल्डर फॉसिल्स। तो ये पूरा एग्जाम्पल जो है ये पिक्चर से आपको इलस्ट्रेट किया गया है कि किस तरह से डीपर लेयर्स में जब हम जाएंगे तो ओल्डर फॉसिल्स हैं, जब हम ऊपर वाली लेयर्स को देख रहे हैं सो वहाँ पर न्यूअर फॉसिल्स हैं, राइट। तो फॉसिल्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। बाय।